लेकिन आपको बता दें कि सीमा हैदर को लेकर TV9 भारतवर्ष पर दो बड़े खुलासे आज हमने किए। पहला, हमारे पास सीमा और गुलाम हैदर की शादी का हलफनामा है, जिसमें सीमा ने गुलाम से शादी को अपनी पसंद बताया था, साथ ही अपने परिवार पर भी सवाल उठाए थे, उन्हें लालची बताया था। जी हां, दूसरा खुलासा, दो दस्तावेज जिसमें सीमा की उम्र में फर्क दिख रहा है, अंतर दिख रहा है, इस पर भी बात होगी। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो सबसे पहले आपको बताते हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट ये कि TV9 के खुलासे के बाद सीमा के घर पहुंच गई है पुलिस ने सीमा हैदर से पूछताछ की है। कल भी सीमा से 2 घंटे तक पूछताछ हुई। सीमा भारत कैसे पहुंची, पुलिस ने ऐसे कई सवाल सीमा हैदर से किए हैं। और ये देखिए, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, सीमा के घर की तस्वीर है जहां पर पुलिस पहुंची है, इस वक्त पूछताछ कर रही है। TV9 भारतवर्ष ने वो हलफनामा अपने दर्शकों को दिखाया जिसमें सीमा ने अपनी उम्र बताई, सीमा ने अपने परिवार को लालची बताया और हैदर से मर्जी से शादी की बात कही गई। हालांकि सीमा ऐसे किसी दावे को खारिज कर रही है। तो देखिए, TV9 भारतवर्ष के खुलासे के बाद सीमा के घर पहुंच गई है, यानी सचिन के घर पहुंच गई है नोएडा पुलिस। इस बीच शिया धर्मगुरु सैफ अब्बास ने उठाए हैं सवाल। मौलाना सैफ अब्बास क्या कह रहे हैं? सीमा की भारत में एंट्री को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। सीमा पर साजिश का शक है, ये कहलाना है मौलाना सैफ अब्बास का। बिना तलाक सीमा ने कैसे शादी कर ली, ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ये सीमा नाम की एक मुसम्मात पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई हैं। ये आई किस तरीके से, ये बात गौर करने की है कि ये बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट्स के ये हिंदुस्तान पहुंच गई और फिर हिंदुस्तान में गिरफ्तार की जाती। ये एक बहुत ही अहम बात है। इनके पास तलाकनामा कुछ है नहीं, तो इनकी गहन चेकिंग होना चाहिए कि कोई साजिश तो नहीं है कि ये किस तरीके से मुल्क के अंदर आई हैं। इस बात का जवाब मेरे पहले ही हो चुका है कि किस तरीके से हमारे मुल्क में दाखिल हो गई बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के, बगैर वीज़े के, और यहाँ तक पहुँच गई। ये सब जो है जांच का विषय है। तो देखिए, मौलाना सैफ अब्बास जो सवाल उठा रहे हैं वो हर किसी के जहन में है कि ऐसा मुमकिन कैसे हुआ, सीमा बिना वीजा हिंदुस्तान पहुंच कैसे गई। बहरहाल, सीमा को मिलेगी पनाह या जाना होगा पाकिस्तान, ये बड़ा सवाल है। कानून के मुताबिक सीमा को भारतीय नागरिकता देने में कोई दिक्कत नहीं है। सीमा ने भारतीय नागरिकता की मांग की तो उसे सिटीजनशिप हिंदुस्तान की मिल सकती है। सीमा की शादी वैध तो उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है, यानी सचिन के साथ अगर उनकी शादी को वैध मान लिया जाए तो उन्हें नागरिकता दी जा सकती है। सरकार मानवता या दया के आधार पर भी भारत की नागरिकता दे सकती है। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है। चारों बच्चों के लिए सीमा को अडॉप्शन डील करानी पड़ेगी, ये एक पेचीदगी जरूर है। एडॉप्शन डील के तहत सीमा को बच्चों के साथ रहने की इजाजत दे दी जाएगी। आगे बच्चों को भी भारत की नागरिकता मिलने में इससे दिक्कत नहीं होगी, यानी सीमा के रास्ते बहुत हद तक आसान हो सकते हैं। लेकिन पेच कहां फंसा है? गुलाम हैदर से तलाक के कोई सबूत सीमा हैदर के पास नहीं है। बिना तलाक सचिन से शादी पर भी सवाल है कि उनकी शादी सचिन से बिना गुलाम हैदर को तलाक दिए कैसे वैलिड मानी जाएगी। सीमा का दावा, गुलाम उसे तलाक दे चुका है। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में भी सीमा ने यह दावा किया था। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अभिषेक जी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि हर हाल में सीमा को डिपोर्ट किया जाएगा, उन्हें हिंदुस्तान में रहने नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान भेजना जरूरी है भारतीय कानून के हिसाब से। लेकिन अगर उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाती है, सचिन से उनकी शादी को वैलिड मान लिया जाता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन की बात कर रहे हैं जी। नेचुरलाइजेशन में इनका एप्लीकेशन तभी कंसिडर होगा जब इनकी एंट्री इंडिया में लीगल होती। इलीगल एंट्री के बाद नेचुरलाइजेशन में कंप्लीट बार है। पहले तो आप इन्हें बाहर भेजेंगे, उसके बाद अगर लीगली ये इंडिया आती हैं या बाहर जाकर कहीं कोई दूसरी जगह शादी होती है, उसके बाद ये अप्लाई करती हैं। इनका
हम सिर्फ इस बात पर हैं कि एंट्री जो इंडिया में थी वो इलीगल थी, इसीलिए इंडिया इलीगल एंट्री करने के बाद प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन या जो एप्लीकेशन है वो आप नहीं फाइल कर सकते हैं। जी, मैं सीमा से एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर सीमा हमारे साथ हैं। जी जयंती जी, सीमा जी हमारे साथ लाइव तो नहीं है, लेकिन हाँ आप अपना सवाल जरूर पूछ सकती हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इनकी शादी पशुपतिनाथ मंदिर में ये कह रही है कि हुई है, क्या उसका कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है? क्योंकि अगर उनकी शादी वहां पे मान्यता प्राप्त है तो मेरे ख्याल से ये जो बहस हम कर रहे हैं कि मुस्लिम है और हिंदू हैं, वहां पे अगर मान्यता प्राप्त है तो वो तो इटसेल्फ विल बी अ हेल्प। और सीमा हमारे साथ लाइव जुड़ गई है, सीमा हमारे साथ लाइव जुड़ गई है, ये खुद क्लेम कर चुकी है कि हैदर ने मेरे को सीमा हमारे साथ लाइव जुड़ गई है, जिसका आप इंतजार कर रही थी। सीमा, आप सुन सकती हैं अगर डॉक्टर जयंती दत्ता को, तो डॉक्टर जयंती आपसे एक सवाल पूछ रही हैं, सुनिए। सीमा जी, जो आपने शादी करी पशुपतिनाथ के मंदिर में, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है? आपने अप्लाई किया होगा, कोई कागजात आपके पास है? उसकी वैलिडिटी कितनी मान्यता वाली है? नेपाल में आपने करी थी ना शादी? मैम वहाँ पे थे वो पंडित जी थे मैम। हेलो मैम, आवाज आ रही है आपको? जी जी, जी। आ रही आवाज। हेलो जी जी, आवाज आ रही। पंडित जी थे और एक टैक्सी ड्राइवर थे, उन्हीं के थ्रू ही हुआ था ये सब। तो ऐसा कोई नहीं है। हाँ, वहाँ की मंदिर की वीडियो है, पर हमारे वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, हम 3 लोग थे। तो बाकी फोटो वगैरह है मैम, ज्यादा प्रूफ नहीं है। अगर कोई वहाँ जाएगा तो आई थिंक प्रूफ मिल जाए। नहीं सीमा जी, पशुपतिनाथ मंदिर में जब आपने शादी की तो उसकी तस्वीरें तो होंगी, शादी की तस्वीरें हैं आपके पास या कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है? तस्वीरें हैं, बिल्कुल हैं, पर हमारे कमरे में हैदर से आपकी तलाक हुई थी, उसकी प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल है। एक मिनट, तो मेरे ख्याल से उनके पास है। मेरे प्रूव होते तो शायद मैं ऐसे ना होती, आपको जैसे मैं बता रही हूँ मैम। नहीं तो देखिए, यहाँ पर एक बात निकलकर सामने आई कि पशुपतिनाथ मंदिर में जो शादी हुई उसकी तस्वीरें तो हैं, लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं है। तलाक का जो जिक्र हो रहा है कि हैदर से आपका तलाक हुआ, तलाक का भी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। एक क्वेश्चन और आखिरी, आपने जो लैंड बेची थी, जिसके तहत आप कह रही हैं आपने 12 लाख रुपए में बेचा, वो लैंड किसके नाम से थी? वो जमीन किसके नाम से थी? जी, मेरे नाम से थी सर। आपके नाम से थी मैम? मेरे अपने नाम से थी। अच्छा, खरीदी भी मैंने थी जी मैम। आपसे हैदर ने पैसे दिए थे मुझे जी, पर मुझे सर जी मैम, आप बोलने पहले आप बोले मैम। ये पैसे आपके पास कहाँ से आए थे? आप बोले मैम। पैसे किसने दिए थे? हैदर ने दिए थे, बच्चों के लिए देते थे वो। मैं मानती हूँ ये बात है कि हैदर ने दिए थे मुझे, पर सारे हैदर ने नहीं दिए थे। मतलब मिला जो उन्होंने मुझे खाने के लिए दिए थे, मैंने पेट काट के लिया मैम घर 3 सालों में। सचिन से मेरी बात होती थी तब मैं उसमें नहीं जाना चाहती। ठीक है, आपने जमीन अपने नाम से भी वो बेच दी। हाँ, जमीन इन्हीं के नाम थी, ये बात मान चुकी है जयंती जी, ये बात मान चुकी है। गुलाम हैदर ही पैसा बेचते थे, कुछ उनकी माँ ने भी जेवरात दिए थे इनको, उसको बेचकर इन्होंने जमीन ली थी, अपना घर बनाया था। ये बात सारे गुलाम हैदर ने नहीं दिए, मैंने अपनी माँ के हाथों। बिल्कुल, वो भी उसमें शामिल था। ठीक है सीमा, लेकिन आपके वकील भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। कानूनी पेचीदगियां देखिए इस मामले में बहुत अहम है। हेमंत जी, अब तलाक का कोई प्रूफ नहीं है गुलाम हैदर से, पशुपतिनाथ मंदिर में जो शादी हुई उसका भी कोई प्रमाण पत्र नहीं है, फिर इस शादी को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? सचिन जी, हेमंत जी जल्दी से बताइए। देखिए, मैं इनकी शादी वगैरह के विषय में अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि देखो ये तो जांच एजेंसी का विषय है कि वो जमानत तो आप ही ने दिलाई ना? जमानत मैंने कराई है इनकी। वो शादी जो देखे, काठमांडू जाकर देखे कि पुलिस ने क्या प्रूफ लिए इनसे, वहां जाकर के एकत्र करें साक्ष्य। हम कैसे कह देंगे कि इन्होंने शादी की है या नहीं की, या करेंगे नहीं करेंगे? अगर लीगलिटी में अगर इनकी शादी होती है तो इसके पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ने के बाद, भारत की नागरिकता लेने के बाद ही सचिन के साथ इनकी शादी हो सकती है। आपने तस्वीरें नहीं देखी सचिन और सीमा की शादी की? पशुपतिनाथ मंदिर की तस्वीरें नहीं देखी आपने? नहीं, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अभी तक इनकी सचिन, सीमा और इसके फादर नेत्रपाल की जमानत कराई है हजूर। ठीक है सीमा, आपको पता है कि आपने जो ये प्रेम विवाह किया है, जो शादी की है, और आप पाकिस्तान से पहुंची हैं भारत, ये विवादों से घिरा हुआ है। क्या आपको ये जानकारी नहीं थी कि आपको हर सबूत अपने पास रखने बहुत जरूरी है खुद को सही साबित करने के लिए? क्योंकि जैसा आप बता रही है कि सचिन से आपने शादी तो की, लेकिन उसका भी कोई प्रूफ आपके पास नहीं है, कोई कागजात नहीं है।
फोन टच कराइए गलती से, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। सीमा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप जरा ये बताइए कि ये जो पूरा मामला इतना विवादों से घिर चुका है, क्या आपको ये पता नहीं था, सचिन को ये पता नहीं था कि आप शादी जब करेंगे तो उसके लिए आपको एविडेंस चाहिए होगा, प्रूफ चाहिए होगा? ठीक है, सीमा से हमारा संपर्क टूट गया है, उनके पास जरूर हम जाएंगे, लेकिन अभिषेक जी ये जरा समझाइए, एविडेंस का होना इतने कंट्रोवर्शियल मैटर पर कितना जरूरी है? क्या सचिन और सीमा ने शादी की, इसका एविडेंस अगर उनके पास होता तो शायद वो खुद को सही साबित कर सकते? देखिए, इसमें हमें पहले मैरिज लॉज को समझ लेना चाहिए जी। डॉक्यूमेंट होना या ना होना इज कंप्लीटली इमटेरियल। अच्छा, डे इन एंड डे आउट यहां शादियां होती है, क्योंकि सरकार ने रजिस्ट्रेशन का एक प्रोविजन बनाया, इसीलिए लोग रजिस्टर करवाने लगे। अभी भी हालात ये होगी, जो करीब 2012 से पहले शादियां हुई हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं, इसीलिए रजिस्ट्रेशन इज जस्ट अ प्रोविजन। नहीं अभिषेक जी, एक हिंदुस्तानी पाकिस्तानी की शादी नेपाल की सरजमीन पर होती है, क्या फोटो के आधार पर वो वैलिड मानी जाएगी? सीधा सवाल। ख्याल से हाँ, सिर्फ ओरल एविडेंस पे मानी जाएगी वैलिड। लड़का लड़की और पंडित का ही एविडेंस हो गया। पंडित को सिर्फ ये बताना है, अगर तो लड़की ने कन्वर्ट कर लिया है हिंदुइज्म में, तो फिर हिंदू रीति रिवाज के तरीके से मान्यता प्राप्त एसेंशियल है। ठीक है, होमम और सप्तपदी, सिर्फ वो अगर हो गई है तो चीजें हो गई सीमा, आप है। जल्दी से एक जानकारी दे दीजिए। पता चला है कि आपके घर पुलिस पहुंची थी कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए, क्या क्या पूछा गया आपसे पुलिस की ओर से? कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ वो वार्निंग करने आए थे, आप कहीं नहीं जाओगे, इसके अलावा कुछ उन्होंने नहीं पूछा। मैम कोई सवाल जवाब नहीं। देखिए, वार्निंग पुलिस नहीं कर सकती सीमा को। अब पुलिस वार्निंग कैसे कर देगी? 1.5 महीने से पुलिस रऊपरा में सीमा रह रही थी, पुलिस क्या कर रही थी? समझाने आए थे आप। और अब सीमा को चूंकि ये बेल आउट है और उसके लिए पुलिस वार्न कर रही है इनको। अरे भाई, वो इलाके को छोड़कर ना जाएं, नोएडा छोड़कर ना जाएं। देखिए, नोएडा छोड़कर नहीं, अभी जांच कहाँ पूरी हुई? नोएडा छोड़कर नहीं, देश जो शर्त है, बेल की जो जमानत की जो शर्त है, वो है देश छोड़कर नहीं जाएगी। हाँ, अपना जो पता है, फिलहाल जो स्थायी पता है उसे नहीं बदलेगी। हाँ, तो ये नोएडा भी जा सकती है, कानपुर भी जा सकती है, लखनऊ भी जा सकती है, लेकिन देश छोड़कर नहीं जाएगी। देश छोड़कर यूं नहीं जा सकती, क्योंकि अभी इसकी जांच चल रही है। हो सकता है कि सीमा कोई जासूस निकले, मैं नहीं कहता, ये जांच एजेंसी का काम है, लेकिन ये नहीं कि पुलिस उनको वार्न करेगी कि घर से नहीं निकलेगी। अभी तक कौन सी जांच एजेंसी ने ये जांच की कि ये जासूस हैं या फिर बतौर प्रेमिका ही हिंदुस्तान आई हैं? कौन सी एजेंसी ने जांच? एजेंसी का हम नहीं बता सकते कि कौन कौन सी एजेंसियां लगी हुई हैं। जो हमारी भारत की एजेंसियां, जांच एजेंसी, वो कर रही होंगी इसकी जांच। तो ये हम कैसे बता देंगे कौन सी जांच एजेंसी? जानकारी में सिर्फ नोएडा पुलिस की जांच। पुलिस इसको वार्न नहीं कर सकती कि कहीं नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाएंगे? मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, राय साहब भी बैठे हुए हैं, ठीक है, इनसे मैं पूछता हूं। ठीक है सर, माफ कीजिएगा, समय इतना ही था, इसीलिए इतनी बातचीत हो पाई। सीमा, आगे भी आपसे जरूर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीमा को लेकर के विवाद लगातार जारी है और हर रोज एक नए खुलासे भी हो रहे हैं। इसके बारे में तो अपडेट्स आपको दे ही रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर पटना से। पटना में किसान सलाहकारों का प्रदर्शन हुआ है। पुलिस ने किया है प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे किसान सलाहकार, जन सेवक पद में समाहित करने की मांग कर रहे हैं किसान। विधानसभा का घेराव करने के लिए किसान जा रहे थे और उसी दौरान पुलिस ने किया है किसानों पर लाठीचार्ज। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, पटना से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हाँ, देखिए, मैं 11 बजे सिर्फ वही चला। और पटना से हमारे सहयोगी रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। रुपेश, पूरे मामले के बारे में जानकारी दीजिए, इस वक्त वहां पर क्या हालात? देखिए, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा और ऐसे में जो बिहार भर के जो किसान सलाहकार हैं वो राज्यकर्मी का उनको दर्जा दिया जाए, ये मांग की को लेकर के वो आज बिहार विधानसभा का घेराव करने के लिए आ रहे थे। लेकिन ठीक आर ब्लॉक चौराहे पर ही पुलिस ने उनको रोक दिया। वहां पे जो बैरिकेडिंग थी, वहां पे काफी देर तक वो नारेबाजी करते रहे और उसके बाद से जब वो बिहार विधानसभा की तरफ अपना मार्च उन लोगों ने शुरू किया तो बड़ी संख्या में जो पुलिस तैनाती की गई है उन्होंने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज बेतरह
दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया और आर ब्लॉक से लेकर के और जेडीयू कार्यालय तक के बीच में ये कुरुक्षेत्र एक तरीके से बना रहा। और उनकी मांग है, जिस तरीके से शिक्षक कह रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, कल उनका आंदोलन हुआ, जैसे वो कह रहे हैं। लेकिन रुपेश, किसानों के साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया? क्या ये प्रदर्शन हिंसक हो रहा था? देखिए, बिल्कुल हिंसक नहीं हो रहा था, लेकिन बिहार विधानसभा सत्र है, लिहाजा वो बिहार विधानसभा की तरफ। ठीक है रुपेश, आगे भी नजर बनाए रखिएगा। समय की कमी थी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए पटना से तस्वीर, जहां किसानों पर पुलिस ने बरसाई हैं लाठियां। पटना से एक बार फिर से बता दें आपको, ये तस्वीरें सामने आ रही, विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे किसान और किसानों को पीटा है पुलिस ने, लाठियां भांजी है, जबकि शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपना प्रदर्शन कर रहे थे। तो तमाम अहम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के शाजापुर से हमारा खास शो मोदी और भाईजान। अजब है, सबसे गजब है। देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम का आरंभ प्रचंड। रणभूमि में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर चुके हैं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। ऐसे में इन चुनावी सरगर्मियों के बीच TV9 भारतवर्ष मध्य प्रदेश के शाजापुर पहुंचा और जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचते हैं मुसलमान। मोदी और भाईजान क्या सोचते हैं शाजापुर के भाईजान, यही जानने तकिया मस्जिद पर हम इस वक्त पहुंचे हैं। कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, मोदी सरकार को लेकर उनका क्या कुछ सोचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं आप? उनकी आवास योजना है जो जिसमें सभी समाजों को लाभ मिला उसमें। दूसरी आयुष्मान योजना है जो हर समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को भी उसमें काफ़ी लाभ मिला है। 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का उसमें इलाज फ्री हुआ है। अभी आवास योजना चल रही है। दूसरी अपना संबल योजना थी, उसमें भी मुस्लिमों को काफ़ी लाभ मिला है और मुस्लिम समाज काफ़ी संतुष्ट है। क्या अच्छा लगता है मोदी जी? मोदी जी की एक योजना बहुत अच्छी लगी, भारत स्वच्छता अभियान बहुत अच्छे से क्रियान्वित करा पूरा भारतवर्ष के अंदर। और दूसरी आवास योजना जो चली है और तीसरी नंबर पे स्वास्थ्य योजना में आयुष्मान योजना, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं करा उसके अंदर, कोई जाति वर्ग का कोई वो नहीं है उसके अंदर और बिना भेदभाव के उन्होंने पूरा सबको लाभ पहुँचा रहे हैं। मोदी और मुसलमान जब एक साथ शब्द आता है, आप लोगों के मन में क्या आता है? हम बहुत संतुष्ट हैं सर, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी ने हर वर्ग के लिए काम किया। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, लाडली लक्ष्मी हो या जितनी भी योजनाएं हैं सारी हर वर्ग के लिए किए और उसमें सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम लोगों को मिला। विपक्ष भी कहता है कि मोदी जो है वो मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। जनता के बीच में जाओगे तो आप संतुष्ट ही रहोगे। मोदी 2 बार तो होगा, तीसरी बार भी मोदी चाहिए। तीसरी बार भी मोदी? तीसरी बार भी मोदी। क्यों, ऐसा क्या? बस सबका साथ सबका विकास लेकर मोदी जी अपना काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुसलमानों के लिए मोदी जी ठीक नहीं है, ऐसा कांग्रेस पार्टी के कई नेता भी बोल चुके हैं, एक परसेप्शन चलता भी है। क्या सोच रहे हैं शाजापुर के लोग? नहीं साहब, शाजापुर की सोच बहुत अच्छी है, शाजापुर के लोग बहुत अच्छे हैं।
सभी लोग मुसलमान भी जुड़े हुए मोदी से, और मोदी ने जो काम करे बगैर भेदभाव के काम किए सभी। कुछ कांग्रेस के जो लोग रहते हैं वो जो अल्पसंख्यकों को डरा के अपने धंधा चलाना चाहते हैं, जो कि आज का पढ़ा लिखा मुसलमान है इस चीजों को नहीं मानता है बिल्कुल। पर ठीक सा स्वर्गीय राजीव गांधी के जी का कहना था कि हम 1 रुपया पहुंचाते हैं तो 90 पैसा पहुंचते हैं। आज मोदी जी के राज में ये है कि अगर 1000 पहुंचा रहे हैं तो 1000 पूरे मिलते हैं, 99 पैसे नहीं होते उसमें, 1 रुपया पूरा कम पहुंचता है। 9 साल हो गए हैं मोदी सरकार को। जो शुरुआत में बात की गई मोदी आ जाएंगे तो मुसलमानों का क्या होगा, ये सारी चीजों को लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए मोदी जी का काम सब अच्छे हैं, बाकी उनके कुछ नेता भैया हैं वो गड़बड़ी करते हैं, अपने फेवर के आदमी को और दरिया सिपे वाले आदमी के सब काम होते हैं। जो बेचारा गरीब है अनजान है उनके काम नहीं होते हैं। आज भी मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री अभी तक ना तो हुआ ही ना होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इतने सारे ये है कि जो काम कर रहा है वो सब अच्छा कर रहा है, उनमें जो सलाहियत है वो और किसी उसमें नहीं है। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं और यही चीज हम थोड़ा सा खुल के आपसे जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आप ये बात कह रहे हैं कि मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री नहीं हुआ? जब से आए हैं जब से ना तो दंगा फसाद हुई है ना कुछ नहीं हुआ, देश अच्छी तरह चल रहा है। वो ऐसे ही देश चलाने वाला नेता चाहिए। तो ऐसे आरोप तो बड़े लगते थे 2014 में कि मोदी जी आएंगे तो मुसलमानों का क्या होगा। ये बकवास है, ये बकवास दुनिया करती है, बाकी आज तक हुआ क्या ऐसा और ना होगा। पाकिस्तान पर जिस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, स्ट्राइक हुई वो बाहर विदेश से, उसके बारे में अपन लोग कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। नहीं, जो बात आती थी 2014 में कि शुरू से है नहीं मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, तो वो जवाब दिया है मोदी सरकार। बिल्कुल जायज बात है। इस बात को मैं उसके सपोर्ट में कभी न रहा हूँ न रहेंगे। यहीं जिए हैं, यहीं जिएंगे, यहीं मर जाएंगे।